नहीं पाते ये काम। Yes. ऑल राइट, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू गाइज इज, एक पैटर्न चूज करो एंड ट्राई टू स्टिक विद दैट पैटर्न मई तक, मतलब जब तक नीट नहीं हो जाता तब। ठीक है, सो यू कैन गो फॉर एनीथिंग, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करना है ऐसे कर लो, किसी और पैटर्न पे करना है कर लो, बट उसी पैटर्न पे सारे टेस्ट देना है अब। ठीक है, चेंज नहीं करना है उस पैटर्न। ठीक है, Yes. ओके, चलो स्टार्ट करें डिस्कशन। Yes. पेपर देखा मैंने आप लोगों का थोड़ा सा, एंड आई थिंक कुछ क्वेश्चन तो अच्छे थे, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन थे कुछ जो कि आ भी सकते हैं नीट में, और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे हमेशा की तरह। सो लेट्स सी क्या रहा पेपर का। ठीक है, तो यार देखो हर बार की तरह है ना, हम थोड़ा धीरे नहीं चलेंगे इस बार, है ना, क्योंकि टाइम कम होता है एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द डिस्कशन, क्योंकि थोड़ा लंबा डिस्कशन भी जा सकता है। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जो है वो 2 घंटा 3 घंटा भी चला जाता है ना, अगर हम अच्छे से करें डिस्कशन तो। उतना टाइम नहीं है हमारे पास, और उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि तुम में से जो बच्चे करके आए पेपर, शायद उन लोगों को पता होगा उनके डाउट्स, है ना। तो आप अपने डाउट्स पूछें जिस क्वेश्चन में आया आपको, और जिस क्वेश्चन में आपको लगता है मतलब आप सब में से कॉमनली अगर सबको हो गया है तो वी कैन स्किप दैट क्वेश्चन। समझ में आया कैसे करने वाले हम? Yes, sir. ठीक है, Yes. आई Yes. कैन गिव यू अ छोटा सा हिंट, फिर भी आई गिव यू दैट हिंट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हो गया सबसे Yes, sir. Yes. फर्स्ट वाला डाउट, हाथ ऊपर करना है, मैं 2 बार पूछूंगा, अगर आप हाथ ऊपर नहीं करोगे तो मैं समझ लूंगा आपसे हो गया है सवाल, या आपको सोल्यूशन देख के समझ में आ गया है या आ जाएगा, ये मैं समझ लूंगा। ठीक है, तो 2 बार पूछने पे आपका एटलीस्ट हाथ ऊपर कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको ये पता हो अगर के करंट जो है वो NEAVD होता है, ये पता होगा जो कि आप, Yes. है ना, तो इससे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी आराम से रेशियो में निकाल सकते हो, ड्रिफ्ट स्पीड जो आपको निकालनी है ना। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 16:1 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. आंसर की मिली या नहीं मिली है? नहीं मिले सर। नहीं मिली। सेकंड वाले में डाउट हुआ किसी से? Sir, C option. Sir. हाँ जी, सेकंड वाला हुआ? Yes, sir. C आया. Yes, sir. हो गया था. कैसे किया कौन बताएगा? ट्राइंगल पे रखा हुआ है चार्ज 2Q माइनस Q और प्लस, सॉरी एक और माइनस। ठीक है, सेंट्रॉइड की बातें कर रहे हैं लोग। हाँ मुस्कान बताओ। से इसमें पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड हो जाएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर है, तो इनका डायरेक्शन तीनों का एक ही साइड आएगा, लाइक नेगेटिव चार्ज की साइड, और 2 बहुत को Q से अपोजिट, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉट इक्वल से 0 होगी। पर आपको क्या ये पता है सेंट्रॉइड होता क्या है? यस सर। क्या होता है? से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करे। मीडियंस, मीडियंस बच्चा, मीडियंस, यस सर। मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या था जो आपको पता होना चाहिए था? आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो आप डायरेक्शन से फिर भी बता सकते हो, पोटेंशियल आप तभी निकाल पाओगे ना जब आपको ये वाली डिस्टेंसेस पता है वर्टिसेस से, ये वाली डिस्टेंस पता है, ये वाली और ये वाली। समझ में आ रही है बात? तभी तो फॉर्मूला लगाओगे ना KQ1 Q2R, यस। है ना। तो ये अगर आपको पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपका सवाल हो सकता है। ठीक है, 2:1 का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि ये ट्राइंगल है और अगर ये मीडियन है, तो अगर ये पॉइंट है आपका सेंट्रॉइड, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो वर्टेक्स के पास है, वर्टेक्स के, वो 2 के रेशियो में होगा और ये वाला 1 के रेशियो में होगा। तो अगर आप ध्यान से समझो, सेंट्रॉइड सिंस तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, तो ये वाला पार्ट भी 2 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 2 हो जाएगा, तो सारे बेसिकली 2 ही है ना, तो सारे डिस्टेंसेस सेम है। जो कॉन्सेप्ट ये है कि तीनों डिस्टेंसेस सेम है, अगर आप किसी एक को अगर R ले लेते हो तो तीनों डिस्टेंस R होंगे, और अगर आपको ये समझ में आ गया है कि तीनों में डिस्टेंस जो है वो R ही यूज होगा, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो और वो आपका 0 आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो लॉजिक सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना। 2Q की वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगी आपकी फील्ड, -Q की वजह से उसी की तरफ चली जाएगी, नेगेटिव चार्ज है तो, और इसकी वजह से भी इस तरफ चली जाएगी। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि इसका कोई रिजल्टेंट 0 नहीं होने वाला। दिख रहा है सबको ये? यस सर।
तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये बनी है इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होने वाला, तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, के इंटू टू क्यू अपॉन आर, के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर, के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर, सबको ऐड करके आगे चले। यस सर। Yes. आगे थर्ड क्वेश्चन हो गया होगा ये तो यार। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम ए ऑप्शन। Yes, फाइनल sir. तो आगे. V2 है ना, फाइनल V2 है, ये बात ध्यान से समझ लें। फोर्थ हुआ, Yes, sir. हो गया. फोर्थ हुआ, किसको डाउट है फोर्थ में? बेटा और किसी ने पेपर किया है या मुस्कान और तमन ही करके आए हैं बस पेपर? इरम, दीप्ति, आयुष, कार्तिक, नैना, मुस्कान। मुस्कान आपका जो डाउट है वो मैं अभी क्लास के बाद बता दूंगा बच्चा, है ना, मेरे को थोड़ा टाइम मिल नहीं पाया था, सो सॉरी फॉर दैट। बट अभी पार्टिसिपेट करो क्लास में, है ना, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। तो सब लोगों से हो गया फोर्थ? Yes, sir. ठीक है। Yes. इसमें बस आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए थी कि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कितना होता है? Cos theta. कॉस थीटा, है ना। और कुछ याद रह नहीं रहे, ये वाला चीज जरूर याद रहना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? Positive. Positive. सेकंड वाले में केवल साइन और कोसैक होते हैं। Cos. इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव Yes. होते हैं। ये पॉजिटिव कौन कौन होते हैं, वैल्यू पॉजिटिव किन किन की आती है उसकी बात हो रही है। और इसमें कौन कौन से होते हैं? कॉस और उसका उल्टा सेक। Sec. अरे कॉस का उल्टा सेक होता है ना। Yes, sir. ठीक है भाई, Yes, sir. यस सर। ये अगर ये चीज आपको पता है तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसके आगे भी जो आएंगे। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। फिफ्थ वाला हो गया होगा, नहीं हुआ? Sir, उसका आंसर तो बता दो. Fourth का. किसका? अच्छा तुम्हें Fourth आंसर वाला. की नहीं मिली है क्या अभी? No, sir. नो अच्छा सर। अच्छा, तो फिर ये बोलो यार, बस सबके आंसर बताऊंगा ना फिर साथ। इसका आंसर देखो ना यार, अब क्या आना चाहिए, बराबर ही हो रहा है ना ये, Yes, sir. वो उसका ही A बराबर हो रहा है, इसका बराबर। हाँ तो ये होगा ना फिर तो, अगर बराबर हो रहा है तो। Yes, sir. दोनों ही असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है ना, एक्सप्लेनेशन भी सही एक्सप्लेनेशन दी तो है उसने, एकदम करेक्ट। Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ का आंसर, तो ये वाला नहीं हुआ. फिफ्थ का आंसर आएगा Okay. सी ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ नहीं हुआ? No, sir. No, sir. अरे कहाँ गया क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन ये रहा। हाँ भाई, इसमें क्या डाउट है बेटा? आपको ये पता है कि फोर्स वेक्टर दे रखा है अगर आपको, और दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा इसमें। Yes, ये बात sir. समझ में Yes. आती है? क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि वर्क होता ही यही है ना, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। Yes, sir. Yes. अब इसमें तुमको बस है ना डीएस वेक्टर लेना आना चाहिए आपको। जो डीएस वेक्टर लेना है ना वो होगा ही क्या, डीएक्स आई कैप। ये मैंने क्वेश्चन कराया भी है, तुमको शायद याद नहीं होगा। डी वाई जे कैप, अगर दो डायमेंशन में है ना पॉइंट, टू डायमेंशनल फिगर है, टू डायमेंशन में अगर आपके पॉइंट है तो आप डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप डीएस वेक्टर लोगे। अब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। अब ये डीएक्स वेक्टर जब एफ वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई होगा ना, डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आता होगा सबको। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए। ये बन जाएगा माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट ले रहे हैं इसका अपन किसके साथ में, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप के साथ। तो मेरे ख्याल से इसको आप सॉल्व कर पाओगे। कितना बन रहा है ये? माइनस एक्स इंटू डी एक्स Yes, sir. प्लस वाई इंटू डी वाई, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब इसमें समझने वाली बात ये थी कि x को इंटीग्रेट किया जा रहा है और y को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये तो आगे इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है ना बेटा, ये इंटीग्रल तो चल ही रहा है Yes. ना। इसको इंटीग्रल इग्नोर नहीं करना है। वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, है ना, फॉर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आपको जो इंटीग्रेशन है ना वो करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? x वाला तो 1 से 0 जा रहा है, क्या ये दिख रहा है सबको? Yes, Yes. sir. x वाला जा रहा है 1 से 0, है ना। इनिशियल पॉइंट x 1 है और फाइनल पॉइंट 0 है, और y जा रहा है 0 से 1। ये दिखा? Yes. यस सर। अब तो हम वेरी श्योर कि तुम सॉल्व कर लोगे इसको। अब Yes, तो कर sir. लोगे सॉल्व, है। x को इंटीग्रेट और y को इंटीग्रेट तो कर ही लोगे यार, है ना। x स्क्वायर बाय 2 y स्क्वायर बाय 2। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. 1 जूल आंसर है इसका, है ना। सिक्स्थ हुआ? सिक्स्थ हो Yes, गया? sir, हो गया था. सिक्स तो बहुत इजी है यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i1 i2
L अपॉन R है ना, F इक्वल्स टू DIL वाला फॉर्मूला लगा दिया होगा आप लोगों ने इसमें, Yes, sir. Yes, sir. इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 L अपॉन R, है ना, बस वैल्यूज पुट करनी थी इसमें आपको और कुछ नहीं, ठीक है। ये पैरेलल वायर्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसके अलावा आपका जो क्या बोलते हैं किसी पॉइंट पे वायर की वजह से कैसे निकालेंगे, ये जो बेसिक फॉर्मुलाज है ना, बायट सावर्ट लॉ के जो एप्लीकेशंस थे बेसिकली, बायट सावर्ट लॉ के बाद जो हमने पढ़े थे ना सारे, याद हो तो Yes. आप, वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है बेटा। मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही रहती है हमेशा, और बहुत इजी भी है, क्योंकि अधिकतर टाइम पे तुमको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा पेपर, नीट वाला। चांसेस हैं कि थोड़ा दिमाग भी लगवा ले तुम्हारा, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है वो मोस्टली। तो अगर आप फॉर्मूले याद करके जाओगे ना, ये आपको फ्री में मार्क्स देके जाएगा। अगला सवाल, इसका आंसर क्या है सिक्स्थ वाले का? तो मेरा Sixth B वाले, ऑप्शन आया था। सर सिक्स्थ मेरा भी वाले B का ऑप्शन, आना चाहिए, ये आ रहा था। सेकंड। ये आएगा 8 × 10⁻⁻5। ओके सर, यही आया था। ठीक है, सॉल्व कर लेना, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे ध्यान से नहीं देखा हो कि एक तो सेंटीमीटर में भी है और एक 2 मीटर में भी है ना, लेंथ और जो आपका डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर और मीटर दो अलग अलग यूनिट्स में है ना, तो इस वजह से भी हो सकता है आपका आंसर गलत आ गया, तो इसको ध्यान से देख लेना। सातवें का तो आंसर बताओ डायरेक्ट यार, फेरोमैग्नेट। सर पैरामैग्नेटिक। है ना। ये सवाल वगैरह जो है ये डिस्कस नहीं करूंगा मैं, ये तुम मेरे, हाँ बताओ। सर ये मेरे को स्टेटमेंट ही नहीं समझ आई। 7th का आंसर क्या आएगा भाई? 7th का आंसर फेरोमैग्नेटिक थोड़ी आएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक आएगा। पैरामैग्नेटिक। Metals getting magnetized by orientation of atomic magnetic movements in external magnetic field are called। बेटा ये है ना सिंपल डायरेक्ट वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 7वां जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को जो मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर है उसके नोट्स मैंने पढ़ने के लिए बोला था, याद है आप लोगों को? यस उसमें ना पहली लाइन लिखी हुई है, मैं जब पढ़ोगे ना इसको, पैरामैग्नेटिक को, फेरोमैग्नेटिक को, डायमैग्नेटिक को, उसको पहली लाइन लिखी हुई है ये। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप लोग उससे पढ़ लो, मॉड्यूल से। मॉड्यूल है सबके पास इसके? यस सर। Yes. हाँ, तो मॉड्यूल पढ़ोगे ना, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उसमें यही होता है, इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मैग्नेटिक मूवमेंट्स पजेस करते हैं, ठीक है, बट ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाएगी तो मैग्नेटाइज हो जाएगी, ये चीज लिखी हुई है उसमें। वैसे अगर ये बात ध्यान से समझना, इसमें एक और चीज बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ ना मेटल्स गेटिंग मैग्नेटाइज्ड बाय ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा सवाल आ जाता ना बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में रैंडमली अरेंज होते हैं, मैग्नेटाइज नहीं होते, रैंडमली अरेंज होते हैं एब्सेंस में। तो ये लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। एक बार रीडिंग लगा लेना। अरे बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मटेरियल्स की एक बार रीडिंग लगा लेना, क्योंकि ये जनरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही यील्ड करता है, ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं इस पे। और अगर आपको एक या दो बार पढ़ा हुआ है तो आपको जनरली याद भी रह जाता है, ठीक है, तो पढ़ लेना, कोई बात नहीं। एडी करंट्स सर ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। हुआ सबसे एडी करंट वाला? यस सर। Yes, sir. क्या आंसर आएगा भाई? ए ऑप्शन। ये ऑप्शन। ए ऑप्शन आ रहा है सबका, ईएमआई का पार्ट है ये। Yes, sir. थोड़ा बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्या है कि करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जनरली न्यूमेरिकल के चक्कर में फॉर्मूले पढ़ लेते हो और थोड़े बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हो। मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब आप रखोगे, मतलब कोई मेटल को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, शायद डिस्कस भी किया है हमने ये। यस सर। हाँ, अगला वाला हुआ 9th क्वेश्चन, यस हो गया था। ठीक है। इसमें म्यू आर तो ऊपर भी म्यू नीचे भी म्यू, म्यू नॉट म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो दोनों तरफ डायमेंशन कैंसिल। पावर फैक्टर क्या होता है भाई? पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और पावर फैक्टर दोनों पता होने चाहिए। ये क्या होता है? आर अपॉन जेड, Yes, sir. यस सर। ठीक है। ऊपर भी रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस की ही यूनिट आती है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है, राइट? यस। Yes, sir. कृपया साथ साथ जवाब दें, ठीक है। अगर आप जवाब नहीं दोगे टाइम लग जाएगा, हम पर टाइम कम है ना बेटा।
चलो क्वालिटी फैक्टर कौन बताएगा? VR by VL. क्वालिटी फैक्टर कौन बताएगा? VR बाय VL क्या होता है? VR बाय VL क्या हुआ, उसको एक्सप्लेन कौन करेगा? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या बात हो गई फिर? LCR सर्किट पढ़ा है Yes, sir. है ना? चलो कोई ना, ये तुमको पता नहीं होगा पर अब पढ़ लेना कम से कम। इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस वेक्टर, LCR सर्किट में ही है, ठीक है, तो पढ़ लेना इसको भी। Yes, sir. ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। हाँ जी, मुझसे क्वालिटी फैक्टर का एक बार फॉर्मूला बता दो। ओमेगा नॉट एल अपॉन आर बच्चा, ठीक है। ओमेगा नॉट जो होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट LC होता है ना, जो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम, यस सर। वो होता है, ठीक है। ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, ठीक है। ऑसिलेटर जब आप पढ़ोगे उसमें होता है ये मेंशन्ड वैसे, लेकिन फिर भी आप ये फॉर्मूला याद रखो, ये आपका काम कर देगा, ठीक है। ओमेगा नॉट इज 1 बाई अंडर रूट LC, ये याद है? Yes, sir. Yes. 1 बाई अंडर रूट LC, ये पढ़ा होगा तुमने Yes, definitely, sir. है ना। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है, एल तो पता ही है इंडक्टेंस होता है, सी पता है Yes, sir. कैपेसिटेंस होता है, आर आपको पता है रेजिस्टेंस होता है, सब चीजें पता है आप लोग, ठीक है। आगे चलें भाई, Yes, sir. यस सर। ठीक है। क्यू, अच्छा क्वालिटी फैक्टर को क्यू फैक्टर भी बोल देगा कभी कभी, वो तो ऐसे मतलब ऐसे समझ लेना कि भाई क्वालिटी फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। आपका बेसिकली ये डैम्पिंग कितनी होगी वो बताता है ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसमें ये आएगा आंसर सी ऑप्शन, Yes, sir. Yes. है ना। यस सर। तुम फॉर्मूले से भी पता चल गया होगा। अगर इसका डायमेंशन निकालने के लिए बोल देता सवाल, अभी तो क्या है बस पूछ लिया उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका डायमेंशन निकालने के लिए बोल देता तो निकाल देते ना आप लोग, कि नहीं निकाल पाते? Yes. Sir, निकाल देते. पक्का? कैसे निकालते, कैसे Sir, निकालते? formula से. फॉर्मूले से निकालते हैं ना बेटा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, Yes. है ना। कोई भी एक एग्जांपल ले लूंगा ना, मुझे तो म्यू नॉट से मतलब है क्योंकि और किसी चीज से मतलब नहीं है। इसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड का पता है, डायमेंशन क्या होता है या निकाल लूंगा मैं, आर का पता है, आई का पता है, राइट, Yes, sir. ठीक है। तो मैं निकाल लूंगा फिर बाकी का भी, अरे हो जाएगा ना, Yes, sir. हो जाएगा. यस। ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल 10। यार ये तो कल ही बताया मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए, बैंकिंग ऑफ रोड, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन RG। बैंकिंग किस पे करते हैं? tan थीटा पे, थीटा एंगल पे जब आप करोगे बैंकिंग, ठीक है। किसी कोई कार मूव कर रही है 20 मीटर सेकंड से ऑन अ बैंक ट्रैफिक या बैंक ट्रैक सॉरी, एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ सर्कल 40√3 द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अगर आप बैंकिंग करोगे तो कितने एंगल पे करोगे, उसका फॉर्मूला होता है ये v स्क्वायर अपॉन RG। अगर फ्रिक्शन वगैरह मेंशन नहीं है तो यही होगा डायरेक्टली, ठीक है। Yes, sir. आवाज नहीं आ रही, कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. Yes. सारी Yes, वैल्यूज sir. दी हुई है ना, v की वैल्यू 20 दी हुई है, r 40√3 और g की वैल्यू 10, Yes, sir. ठीक है। 30 degree. क्या आंसर आ रहा है? 30। 30 degree. tan Yes, थीटा sir. आएगा 1/√3, हाँ tan थीटा 1/√3 आएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कल के लेक्चर में पढ़ लिया होता तो शायद आपका आज सॉल्व हो जाता, मतलब आपने अगर उसका रिवाइज कर लिया होता तो। हाँ अगला वाला, Sir, ये नहीं किया, अभी collision नहीं पढ़े. किसी ने किया है? No. नो सर। तो इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने ये डिस्कस किया हुआ है तुम लोगों के साथ में, पहले एक बार सवाल आया था इसके ऊपर, तो मैंने डिस्कस भी किया था तुमसे कि इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है। पर इसका फॉर्मूला याद रख लेना यार, अगर और कुछ नहीं कर पाओ ना तो फॉर्मूला याद रख लेना कि इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटीज होती है ना, फाइनल वेलोसिटीज, उनको लिखते कैसे हैं, ठीक है। कार्तिक का Yes, आंसर sir. आ रहा है ए ऑप्शन, अच्छा ठीक है। फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है m1, वो चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 से और ये जाके टकरा गया m2 के। तो आफ्टर द कोलिजन, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो लेट्स से कि फाइनल वेलोसिटी m1 की तो है v1 और v2 है फाइनल वेलोसिटी m2 की। तो इनका यही पूछ रहा है तुमसे, यहाँ पे भी सवाल में भी पढ़ा, सवाल पढ़ा, Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू मासेस।
तो ये लिखते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, v1 का बनता है m1, उल्टा लिख दिया मैंने, m1 माइनस m2 ऊपर आता है, ऊपर माइनस, नीचे आता है m1 प्लस m2 और ये मल्टीप्लाइड होता है u1 से, ठीक है। v2 आपका होता है 2 टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और ये भी मल्टीप्लाई किससे होता है, u1 से, यानी इनिशियल वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई होते हैं दोनों फाइनल वेलोसिटीज में। और ये आएगा कैसे, सिंस यहाँ पे, अच्छा इस क्वेश्चन को तो तुम सॉल्व कर ही लोगे अब तो वैल्यू पुट करके, पर ये आएगा कैसे, आप इलास्टिक कोलिजन में आपको पता होगा कि मोमेंटम कंजर्व रहता है यस सर, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो आप, इनिशियल और फाइनल। यस सर, यस सर, बस ये दो इक्वेशंस इनफ है आपके आंसर निकालने के लिए। तो ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा इलास्टिक कोलिजन में, है ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये चीजें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये फॉर्मूले याद रह जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इसके बाहर तो फिर क्या ही सवाल बनेगा, कोलिजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं अगर इतना समझ में आ गया है, क्योंकि जनरली इलास्टिक कोलिजन पे ही सवाल पूछता है, इन इलास्टिक कोलिजन पे और ऑब्लिक कोलिजन पे ही तो मुश्किल ही सवाल पूछता है, ठीक है। फिर भी टाइम मिले तो एक रिवीजन कर लेना, उससे क्या पता चल जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। आगे चले, यस सर, हाँ जी। यस सर, 11वां किया है वैसे किसी ने सवाल, मतलब आंसर पता करना है किसी को, यस जीरो, सर, बता दो। यस 0 और u1 आंसर है, ये ऑप्शन आंसर है, ठीक है, 0 और u1, यस, ठीक है। कर लेना यार, बाकी सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास, 12वां सवाल, इसमें तो नहीं आपको किया। आपको होगा नहीं क्योंकि आप पढ़ा नहीं है आपने, वैसे बहुत इजी सवाल था ये, क्योंकि इसमें आपको बस सेंटर ऑफ मास का जो सबसे जनरल फॉर्मूला है ना वो पता होना चाहिए था, x इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये तो पढ़ा होगा डेफिनेटली तुमने, ये फॉर्मूला तुमने कहीं ना कहीं देख लिया होगा अगर आपने सेंटर ऑफ मास का कुछ भी देखा है तो लाइफ में, ठीक है? तो इसको बस पुट करना था वैल्यूज, आपको डीएम की वैल्यू पुट करनी थी इसमें बस, और कुछ नहीं, क्योंकि दे रखा है उसने कि वेरी कैसे कर रहा है ये लैम्डा एक्स। अब लैम्डा तो तुमको पता है मास पर यूनिट लेंथ होता है, बोल भी रहा है वो, खुद भी यस बोल रहा सर, है ना। और वो वेरी कैसे कर रहा है, लैम्डा एक्स टाइम्स, तो तुमको बस डीएम की जगह वैल्यू पुट करनी थी, लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ये, लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और एक्स तो है ही सही इसमें ऊपर, तो इसको इंटीग्रेट कर देना, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज लिख के इंटीग्रेट कर देना, बस एक्स नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से होगा, पूरे रॉड पे इंटीग्रेशन मांगेगा वो, तो 0 से एल इंटीग्रेट करना है, ऊपर भी और नीचे भी, 0 से एल, 0 से एल क्यों कर रहे हैं 0 से एल, क्योंकि पूरे रॉड की बात कर रहे हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, तो इसलिए पूरे रॉड पे इंटीग्रेट होगा। बात समझ में आ रही है यस सर, है ना। Yes, sir. इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमेशा देख के रखा करो, आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है उसके बेसिस पे रखी जाती है लिमिट्स। सिंस यहाँ पे आपको पूरे रॉड की बात करके उसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, इसलिए हम इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से एल रख रहे हैं, हमेशा नहीं रखी जाएगी, हो सकता है सवाल में कुछ और लिखते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन सर उसका आंसर क्या है ऊपर का? किया है तुमने सॉल्व? सर अभी किया, 2l/3 ये ऑप्शन, आ गया सर। ठीक है, बढ़िया। 13 सर बेटा हाइट ऑफ हाँ, द लिक्विड, अगर ये सवाल गलत करा होगा ना किसी ने, पिटाई होगी उसकी। अरे लिक्विड प्रेशर केवल हाइट पे डिपेंड करता है, पता होनी चाहिए आपको ये बात, है ना। एरिया वेरिया शेप वेप कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, कितनी डेप्थ पे है आपका ऑब्जेक्ट, उस पे कितना प्रेशर लग रहा है, वो केवल ये डिपेंड करेगा कितनी डेप्थ पे, ठीक है। यस सर, 14 नहीं आया होगा तुम्हें, यस सर, नहीं हुआ। ऑर्बिटल वेलोसिटी का पढ़ा नहीं ना, क्योंकि फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी सैटेलाइट अगर ऑर्बिट कर रही है किसी प्लैनेट के अराउंड, किसी प्लैनेट अर्थ किसी भी चीज के अराउंड, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अब देखो डिराइव तो हम कर नहीं पाएंगे, इतना समय है नहीं हमारे पास, लेकिन आप याद रख सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सरल फॉर्मूला है, लाइक बहुत इजीली याद हो जाएगा, √gm/r, बस यही फॉर्मूला है ना। समझ में आ रहा होगा सबको, जी एम और आर क्या है ना। एम तो हो गया मास ऑफ दैट sir. प्लैनेट, मास ऑफ Yes, ऑब्जेक्ट sir. प्लैनेट, और आर हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, जिस सैटेलाइट की बात हो रही है ना जो ऑर्बिट कर रही है, उसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है। यस सर, अब कर लोगे, यस सर, कर ले।
अब तो बस रेशियो निकालना है इस फॉर्मूले को यूज करके। इसका आंसर मैं बता देता हूं तुमको, 14 का आंसर आ रहा है R1 ग्रेटर देन R2। R1 ग्रेटर देन R2 हो रहा है, तो इसमें मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 की ज्यादा हो जाएगी, उल्टा है ना क्योंकि इन्वर्सली B प्रोपोर्शनल option. है। हाँ, V2 ग्रेटर देन V। ठीक है भाई। Yes, sir. 15वां Yes, sir. Sir, A option है. ए ऑप्शन बेटा, इसमें तुमने F/5 तो नहीं कर दिया जल्दबाजी में, ये नहीं होगा No, No, sir. sir. ना, क्योंकि वैक्यूम में पूछ रहा है। 5 गुना है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसमें F है, तो वैक्यूम में तो ज्यादा ही होना चाहिए ना। Yes, sir. नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 5 है, मीडियम में ही अगर वो F है, तो वैक्यूम में तो ज्यादा ही होगा ना, 5 गुना ज्यादा हो जाएगा, K टाइम्स F हो जाता है, ये पता होना चाहिए आपको Yes, sir. कि K टाइम्स F हो जाएगा आपका नया वाला जो आएगा। 16th हुआ। B option. Second option. 16th का आंसर देखना पड़ेगा। 16 सॉल्व किया किसी ने? So उसका direct solution- formula याद रखना. हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो तुमको याद है तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो तुमको फिर बहुत ही हेल्प कर जाएगा ना। ए ऑप्शन है इसका आंसर। पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर किसी को नहीं पता हो तो। क्या तरीका है सॉल्व करने का? आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल है वो कितना देता है भाई, एनर्जी कितनी सप्लाई करता है, CV², Yes, sir. है ना, क्योंकि चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है हाफ CV²। तो जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती है हाफ CV², लेकिन जो सेल प्रोवाइड कर रहा है वो तो पूरी दे रहा है CV², ये पता है ना। Yes, sir. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, Yes, sir. और V क्या हो जाएगा, E/D। Yes. दोनों चीजों को रिप्लेस करो इस फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई। Yes, sir. और फॉर्मूला याद है तो बहुत ही बड़ी बढ़िया बात है। तो खुशी हुई मुझे जान के कि तुम में से कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद है। पर अगर नहीं याद है तो मैंने तरीका बता दिया है, तो सवाल तो छोड़ के नहीं आना है अगर कुछ भी आता है तो, है ना। अगला सवाल, ये तो Sir, नहीं ये पूछ रहा, किया था पर आंसर नहीं आया. आंसर आया नहीं है, पता नहीं है आंसर क्या है। ए ऑप्शन है इसका आंसर। Yes, sir. क्या बात हो गई बेटा, कैसे नहीं हो पाया है, कैसे करा, चलो ये बताओ। सर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला था इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, फिर उसको पुट किया था. ये यूज किया होगा ना। Yes, sir. हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, डायरेक्ट आपको सब चीजें तो दे रखी हैं, प्लस टाइम भी दे रखा है। क्या पूछ रहा है ये, स्पीड पूछ रहा है By 10 सेकंड, final. तो ठीक है। वी पूछ रहा है। हाँ भाई, इसमें डाउट है किसी को तो बताओ, डिस्कस कर लेंगे। No, sir. सर बता दो. बता दो। क्या बताऊं, ये बताओ। फॉर्मूला जैसे मैंने बताया आपको, तो अब आपको अगला स्टेप क्या समझ में नहीं आया इसमें। जैसे कि आप जब यू लिखोगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप लिखा, ए की वैल्यू लिख दी 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, है ना। और आपको Yes. टाइम पता है, कितना पता है, टाइम 10 सेकंड में निकालना है, 10 seconds. राइट। तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी जब लगाओगे तो v तो निकालना है बेटा उसमें। Yes, sir. तो लिखो ना 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आ गया आपका u, प्लस a कितना आ गया 0.4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम डायरेक्टली, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते तो हैं हम अंदर की तरफ वेक्टर से, नहीं करते क्या? Yes, sir. तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.4 4i कैप और 10 इंटू 0.3 3j कैप, तो टोटल कितना Yes. 7i कैप प्लस 7j कैप बना। Okay. Right. Okay, sir. आ गया सर. अब तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, मैग्नीट्यूड भी निकलवाओगे क्या मुझसे अब? No, sir. ये लो, क्या टाइम लगा इसमें, तो निकालने. निकाल क्या लोगे, गलत कैसे करके आओ ये बताओ तुम ये सवाल। सर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, टिक ही नहीं किया इसका कुछ. हाँ तो क्यों नहीं किया टिक? सर मैंने ना फॉर्मूला में पुट करने से पहले ही उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया था, तो फिर इसलिए गलत हो गया. बेटा ये सवाल गलत होने वाला है कि आप खुद बताओ, होना चाहिए ना ये तो सही। Yes, अगर sir. आपको पता है कि फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है, तो आपको जब यूज करना है उसको तो फिर यूज तो सही से करो ना। अब देखना ऐसे सवाल दोबारा अगर आ जाते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, ये बात एटलीस्ट मेक श्योर करना, ठीक है। Okay, sir. हाँ जी, कोई डाउट है क्या अभी तक किसी को किसी भी सवाल में? No, sir. No, अगला वाला सवाल,
हो गया था। E option. सी ऑप्शन। ये मैंने डिस्कस भी किया है पहले भी, ठीक है। कोई बच्चे ने मुझसे डाउट में भी पूछ लिया ये दोबारा, अब मुझे समझ में नहीं आया जब मैंने क्लास में डिस्कस किया है, तो फिर आपको डाउट क्यों आ रहे हैं? तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। बेटा अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो डायग्राम, सर्किट, ये जो चीजें होती है ना, इनको ड्रॉ करके सीखा करो सवाल। अब देखो ये तुमने मुझसे, जिसने पूछा था बच्चा, मुझे याद तो नहीं आ रहा इसने पूछा था, बट आपको अगर आप डाउट आ रहा है ना इसमें, तो सर्किट बना लिया करो। जैसे सवाल जो ये है, इवन ये सवाल भी, तो वो क्या बोल रहा है, एक सेल है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया है, किससे कनेक्ट किया है, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। बोलो भाई, यस। है ना। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें, एन आर, राइट। अब तुमको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि आपको आर और आई निकालना है इसमें। जैसे आर इक्वलेंट निकालोगे, टोटल आर निकालोगे तो कितना बनेगा, एन आर प्लस आर। अच्छा ये दूसरा वाला भी स्मॉल आर ही है, तो ये एन प्लस वन आर दिख गया होगा तुमको। यस यस। करंट निकालो, करंट कितना होता है भाई, V इक्वल्स टू आई आर से करंट भी निकल जाएगा। E आपका टोटल ईएमएफ है, R इक्वलेंट आपका n प्लस वन आर है, तो यही आपका करंट भी हो जाएगा। अब यस सर। आपको या तो आप डायरेक्टली समझो इस चीज को कि इसमें पोटेंशियल, सॉरी, अगर आप इसमें KVL लगाओगे तो ये टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो E माइनस आई आर के बराबर बनता है। यस। या तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो आप उसको ये भी ऐसे भी समझ सकते हो कि जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मतलब है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज है। तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो ये जो टर्मिनल्स हैं, इनके बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप जा रहा है ना, वो आपका वीटी होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो कितना जाएगा इसमें वोल्टेज ड्रॉप, कितना जाएगा, जितना करंट जा रहा है मल्टीप्लाई Yes, बाय sir. जितना इसका रेजिस्टेंस है। यस सर। तो कितना हो जाएगा ये करंट, तो आपको अभी अभी निकाला है आपने, E अपॉन एन प्लस वन आर यस सर। मल्टीप्लाई बाय एन आर। तो ये आर से आर कैंसिल हुआ, एन अपॉन एन प्लस वन ई बन गया। पूछ क्या रहा है सवाल, द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज टू द ईएमएफ। तो रेशियो ऑफ टर्मिनल वोल्टेज कितना है, एन अपॉन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ईएमएफ। तो ई से ई कट गया, आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये ऑप्शन। हाँ जी, समझ में आया कैसे करने इस तरह के सवाल, ठीक है। Yes, सर्किट sir. डायग्राम बना लिया करो। अगर कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ सकता है ना इस तरह का, तो उसमें भी सर्किट डायग्राम बनाओगे, थोड़ा सा हो सकता है समझ में आ जाए आप, ठीक है। 19 तो हो गया होगा यार, सी ऑप्शन। यस सर। क्या आंसर आ रहा है 19 का? थर्ड ऑप्शन। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, दोबारा बोलो। थर्ड थर्ड ऑप्शन क्या होता है option. सेंटर पे, सेंटर पे क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 है ना, यस। यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यस। किसके, आई आई के, आई है ना। आर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 20 20 हो गया। ये ऑप्शन क्या आंसर आया, ए इक्वल्स टू 12 फर्स्ट ऑप्शन। डबल्ड। यस सर। कैसे किया, सेल्फ इंडक्टेंस पता है सबको क्या होता है, यस सर। सेल्फ इंडक्टेंस फाई इक्वल्स टू एल आई, और एल का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, क्या होता अपॉन है आगे एल। बताओ, अपॉन एल। और एल क्या है इसमें, लेंथ। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ है, ये बात याद रखना। ये एन अपॉन एल को ये मत समझ लेना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही होगी ये शायद, ठीक है। एन एन अपने आप में ही नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। और उसको अगर आप अलग रखोगे, एल को आप लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड समझ के चलोगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे ढंग से। अदरवाइज आप क्या है, एन अपॉन एल का होल स्क्वायर भी कर सकते हो जल्दबाजी में। मेरा पॉइंट समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मूला भूल गए। और अगर आपने ये समझ लिया ना कि ये जो स्मॉल एन पढ़ा था ना हमने, टॉरॉइड में भी पढ़ा था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है स्मॉल एन का वैल्यू, यस। ठीक है। तो अगर आपने वो वाला एन समझ लिया तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कर दोगे, जो कि गलत फॉर्मूला है। ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस। तो ऐसे ही चीजें नहीं करनी है। ये फॉर्मूला जो होता है एल का वो याद रखना, ट्राई करना कि याद रह जाए, वैसे इजी है। तो फॉर्मूले के बेस पे आई गेस आप कर पाओगे डायरेक्टली। 21 में दिक्कत आई होगी तुम्हें। यस सर, ये नहीं हुआ। वॉट लिस्ट करंट प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है।
आपको नहीं आएगा इसलिए क्योंकि आपने सुना नहीं होगा वॉटलेस करंट के बारे में पहले ना, लेकिन अभी याद रहना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमको नहीं पता होती हैं, लेकिन पेपर का देने का मकसद भी यही होता है कि कुछ सवाल ऐसे हों जो कि हमने शायद नहीं पढ़े हों लेकिन अब समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब याद रहेगा सबको वॉटलेस करंट क्या होता है। Yes, वॉटलेस करंट बेसिकली इट फ्लोज इन अ सर्किट जिसमें कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है ना, प्योरली कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो वॉटलेस सर्किट वॉटलेस करंट होता है। ठीक है, yes, sir. ठीक है, उसका डेफिनेशन ही यही है बेटा। ठीक है, एसी सर्किट में डेफिनेशन ही यही है, रेजिस्टेंस लेस। लिख लो इसको कहीं पे, कोई बात नहीं, ऐसे सवाल आएंगे नीट में भी जो तुमने शायद नहीं पढ़े होंगे कभी भी, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो मैक्सिमम थ्योरी भी पढ़ने का, लेकिन उसमें भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ रह ही जाए। अगला वाला हुआ, इसका आंसर है एंड गेट। 22वें का आंसर है एंड गेट। तो इसमें आपको दिख रहा है ये नॉर गेट्स हैं सारे। Yes, Yes. ठीक है, डी डी मॉर्गन लॉ लगेगा इसमें। क्या लगेगा भाई? डी मॉर्गन। डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ एक बार लिख लो, अभी टाइम तो नहीं है, पढ़ लेना, वैसे मैंने तुमको लिखाया हुआ है बट कोई बात नहीं, लिख लो। नॉर गेट पता है सबको क्या होता है Yes. yes, sir. बेटा? हाँ ना तो आपको ही बोलना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें आपको ये दिखना चाहिए था बस कि ये नॉर गेट के चक्कर में जो ए से इनपुट जाएंगे ना दोनों, हो जाएंगे ए बार प्लस ए बार, या फिर ए प्लस ए पे होल बार भी आप ले सकते हो। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार तुम्हारे लिए यहाँ पे। ठीक है, प्लस बी से जो जाएगा वो भी ऐसे ही जाएगा, और सिंस यहाँ पे आपका फाइनल कंक्लूजन जो इनपुट जा रहे हैं दोनों तरफ से वो भी एक नॉर गेट में जा रहे हैं, तो इस पे भी होल बार आ जाएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ। उसको सॉल्व करने का तरीका कुछ नहीं है, ऐसे लिखते हैं इसको सॉल्व करके, ए बार प्लस बी बार, इस पे होल बार आ जाती है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके ए बी गेट बनता है बेसिकली। ठीक है, तो वो एंड गेट होता है। क्या पढ़ना है, क्या बताया मैंने? डी मॉर्गन्स लॉ। इसका बस फॉर्मूला देखना है, कुछ नहीं देखना और, बस फॉर्मूला देखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद फिर दिख जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर Okay. पूछ लेना। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, इसको Yes. इनपुट लेके भी कर सकते हो तुम, ऐसा भी अगर बिल्कुल ऐसा हो जाए ना कि सवाल तो सॉल्व करना ही है, तो फिर आपको ये दिखना चाहिए कि ये पहली बात तो नॉर गेट से सारे दिख रहे हैं सबको। ये Yes, sir. Yes, sir. भाई ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। अगर ऐसे बनाया होता तो ये कौन सा बनता? एनएनडी गेट। Yes. और ऐसे बनाया हुआ है, कर्व रहता है, अगर कर्व, नॉर गेट बनता है। अब और नॉर, अब मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ ना कि फॉर्मूला पता होगा एनएनडी और एनओआर का। ये तो बेसिक गेट्स है ना, क्योंकि जो आपके फंडामेंटल गेट्स हैं उनमें आते हैं एनओआर और एनएनडी। तो ठीक है, तो आप इनपुट लेके भी कर सकते हो। ट्रुथ टेबल बनाना सिखाया है सबको मैंने। Yes, sir. Yes, तो sir. ट्रुथ टेबल वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। इसमें दोनों तरीके हैं। डी मॉर्गन्स लॉ से तो आपको फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच मिलेगी जो कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। नहीं आता है समझ में या भूल जाते हो फॉर्मूला डी मॉर्गन का, तो आप क्या करोगे, 0 1 लेके कर लेना कि अगर एक ट्रुथ टेबल बनाई ए वाले की, बी से इनपुट लिया, फिर ट्रुथ टेबल में जो कॉम्बिनेशन गया फिर उसको सी में पुट कर दिया, फिर सी के बाद वाई में जो आउटपुट निकलेगा वो आपको दिख जाएगा। एक एंड गेट में जो आता है ना आउटपुट, वही आ रहा है। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है कि जब ए और बी दोनों तरफ से 1 और 1 इनपुट मिलेंगे तभी आउटपुट बनाएगा, अदरवाइज सारे इनपुट्स में 0 आ रहा होता है। ये याद है सबको, Yes, sir. है ना? Yes. 0 0 0 0 1 भी 0 1 0 भी 0, केवल 1 और 1 1 बनता है। तो ये आपको दिख जाएगा कॉम्बिनेशन में। तो ये भी एक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस तरीके को क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है नीट। ठीक है, अगला सवाल, ये तो तुमने पढ़ा नहीं है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, क्या ही कर पाओगे। Yes. हुआ वैसे किसी से? No. No, sir. 3t upon g 2 rho minus sigma, that is your answer। 3t upon g 2 rho minus sigma, this is। इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझा दूंगा। ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, एक तो बायंसी बाइंड फोर्स और एक सरफेस टेंशन, और ये बैलेंस कर रहे हैं किससे, ये तो गेस कर सकते हो तुम, Wait. वेट से, है ना? वेट से बैलेंस कर रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा।
वेट लिखना बहुत इजी होता है क्योंकि मास, आपको ये बात पता होनी चाहिए, सिंस डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को आप डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम लिख सकते हो, है ना। तो ये रो वीजी हो जाता है एंड वेट हो जाएगा रो वीजी। बाइंड फोर्स लिखने का तरीका, बाइंड फोर्स लिखने का तरीका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय, बोलो भाई यार तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है क्या, मतलब जो फॉर्मुलेज है वो भी नहीं पता है क्या आप लोगों को? बता दो, कोई बात नहीं, मैं स्किप कर दूंगा, जब पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, इट्स ओके। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है रो वीजी, यस सर, पर याद किसी नहीं। भी सबमर्ज फ्लूइड पे रो वीजी होता है, तो इसमें पार्शियली सबमर्ज है ना, तो रो वीजी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, वो बस ये है कि एफ बी जो है ना वो एफ बी बाय 2 होगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ इमर्ज्ड है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। और Yes. आपका जो सरफेस टेंशन है वो तो मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली 2 पाई आर टी लिख सकते हो। जो सरफेस Yes. टेंशन है आपका उसको आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है, तो वो आप लिख लेना, मतलब जब आप पढ़ लो एक बार मैकेनिक्स ऑफ 2 पाई आर इंटू टी, सॉरी, जब आप मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ लो तो सॉल्व कर लेना इसको एक बार, ठीक है। बट जो लॉजिक है सवाल सॉल्व करने का वो ये है कि इमर्स जो है हाफ ड्रॉपलेट आपकी, उस पे ऊपर की तरफ लग रहे हैं 2 फोर्सेस, बायंट और सरफेस टेंशन, और नीचे की तरफ लग रहा है उसका वेट, जो कि आपको बैलेंस करना है, ठीक है भाई। यस। Yes, sir. 24th इज नथिंग बट जस्ट द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। इसको डिराइव करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं होगा आपके पास इतना, लेकिन आपको ये याद होगा अगर तो बहुत बढ़िया बात है। गामा इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा होता है। अल्फा बीटा गामा जो लीनियर एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, सॉरी, उनके बीच में रिलेशन होता है गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। इसको निकालने का तरीका जो होता है वो मैं बता देता हूँ। आपका जो चेंज होता है वॉल्यूम में, उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सिंस वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के क्यूब के, ये तो पता है सबको, यस। ठीक है। तो इसको L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हो आप। तो लीनियर एक्सपेंशन जो है, लीनियर एक्सपेंशन जो है वो तो L प्लस डेल्टा L होगा, जो एरिया का एक्सपेंशन है वो L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर एरिया को लिख लो डायरेक्ट कि एरिया प्लस डेल्टा A का होल, मतलब एरिया प्लस डेल्टा A, है ना। और वॉल्यूम का एक्सपेंशन है तो V प्लस डेल्टा V हो गया। तो आपको बेसिकली V प्लस डेल्टा V और L प्लस डेल्टा L, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप ऑब्टेन करना है, तो वो ऐसे होगा। अगर आपको ये पता है डेल्टा L कैसे लिखते हैं, लीनियर एक्सपेंशन L अल्फा डेल्टा T लिखते हैं इसको, तो हो जाएगा सवाल, क्या लिखते हैं इसको, L अल्फा डेल्टा T, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन पर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो याद होगा ये फॉर्म, तो इसको यहाँ पे पुट करना है। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, डिराइव करने का, पर तुमको सॉल्व नहीं करना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना सॉल्व करने का, ठीक है। तुमको वो ये जो रिलेशनशिप है वो याद रखना है, गामा इज 3 अल्फा। आगे चले। यस। 25वें का आंसर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी D टाइप option. सेमीकंडक्टर। सबको दिखना चाहिए इसमें कि एनर्जी गैप है, तो होल्स को थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो एक्साइटो के ऊपर जा सकता है वैलेंस बैंड से, ठीक है। और ऐसा किस में होता है भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है। होल्स की संख्या भी ज्यादा है इसमें, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, दिख रहा होगा सबको, यस सर। ठीक है। दैट एक्सप्लेन्स दैट इट्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और मेटल क्यों नहीं है, समझ में आया ना सबको, यस सर। है ना। इंसुलेटर होता तो बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता, और मेटल होता तो कंबाइंड होते दोनों, है ना, एनर्जी गैप ही नहीं होता, ओवरलैप्ड होते हैं उसमें दोनों बैंड्स, याद है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, Yes, sir. है ना। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स और थोड़े थोड़े फॉर्मूला, ये कॉम्बिनेशन आपको क्वेश्चन हेल्प करने में मदद करता है पेपर में। तो अगर आपका रिवीजन हो चुका है 2-3 बार, जो कि आप एक बार कर रहे हो अभी क्लासेस के साथ में मेरे, तो आपको दिखेगा, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा अच्छा खासा। 26वें का आंसर बताओ भाई। Sir, सेकंड second ऑप्शन। option. 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी ऑप्शन। डिस्कस करने की जरूरत है क्या? नो No, सर। sir. ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं सारी, या फॉर्मूला नहीं भी तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आने चाहिए इसके सारे। जैसे फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का इनसाइड कंडक्टर प्लेस एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अंदर कंडक्टर के, यस सर। है ना। ऐसे ही बी का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सेंटर ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, क्योंकि अपोजिट चार्जेस वाले, अपोजिट चार्जेस से बनता है डाइपोल। यस सर। चलो भाई, ये तो यार क्या ही डिस्कस करूं मैं। 27वां हुआ, Yes, sir.
आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक कंप्रेशन है बेसिकली, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, यस सर। एरिया अंडर एडी, एरिया अंडर एडी, ये आपको क्या दे देगा, वर्क डन। ठीक है। अब ये मत बोलना कि एरिया निकाल नहीं पाएंगे सर, हम निकाल लोगे। यस सर। यस सर। हाँ, प्रेशर दे रखा है 2 × 10⁻², तो इसको मल्टीप्लाई कर देना यार, 2 × 10⁻², को मल्टीप्लाई करना है 3 - 1 से, डेल्टा वी लिखते हैं ना, क्योंकि यस Yes, सर। sir. ये आंसर है आपका, दिस इज योर आंसर, 400. ठीक है, 400 जूल। आगे चले, यस Yes, सर। sir. कितने इजी सवाल है यार। 28वां, सर, हाँ जी, तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ वो ही निकालना था जिस पे प्रेशर कांस्टेंट है। बेटा मैक्सिमम प्रेशर लोगे ना, और एरिया अंडर एडी कर्व लोगे। आपको पूछ रहा है ड्यूरिंग आइसोबैरिक कंप्रेशन, आइसोबैरिक कंप्रेशन, आइसोबैरिक कंप्रेशन क्या है कि डी से जब ए जाओगे तभी तो कंप्रेशन आएगा वॉल्यूम में। देखो ना बेटा, इसमें दे रखा है एरो, ये देखो एरो देखा था आपने, फिर तो आपको सवाल ही यस समझ सर। में नहीं आया है। सवाल समझ में आता तो आपको ये बात पता होती कि कंप्रेशन का मतलब है वॉल्यूम कम होना, राइट। और डी से ए वाले प्रोसेस में ही आपका वॉल्यूम कंप्रेशन हो रहा है, या आइसोबैरिक कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इस प्रोसेस में। एडी प्रोसेस में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली आप एरिया अंडर द एडी कर्व निकालोगे। अभी आया समझ में, यस सर। लॉजिक होता है हर चीज का, तो पूछ लिया करो, कोई बात नहीं अगर नहीं समझ में आए। आगे चलें बच्चों, यस सर। ठीक है। ये तो हमने अभी डिस्कस भी किया था थोड़े टाइम पहले यार। 28 का यस। आंसर क्या है, बॉयल्स लॉ। 28 का आंसर क्या है भाई, ए ऑप्शन। यस सर। Yes. क्या होता है बॉयल्स लॉ, जिस पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अरे रिलेशनशिप क्या होती है बॉयल्स लॉ में, PV क्या इज बात हो इक्वल्स गई, टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ में जो एक्सप्रेशन आता है आपका, वो क्या आता है, एक्सप्रेशन क्या आता है आपका बॉयल्स लॉ में, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ, एक ही बात है, यस सर। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ का यस। एक्सप्रेशन, ठीक है। या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट या पीवी कांस्टेंट, ठीक है। पीवी कांस्टेंट बोलना सीखो आप, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को मैच कर लेना, बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं, सारे पॉइंट्स को मैच कर लेना जो आपके पॉइंट्स, ठीक है, जो दे रखे हैं ना इसमें कि T1 के रिस्पेक्ट में आप कोई ग्राफ पे इंटरसेक्ट कराओगे, ऐसे किसी पॉइंट पे लेके इंटरसेक्शन कर लेना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आप देख पाओगे। दैट्स हाउ यू कैन से बॉयल्स लॉ है। 29 हो गया था नहीं हुआ है. 29 नहीं हुआ, सर। सेकंड No, ऑप्शन आया था मेरा। ये फॉर्मूला याद है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2, यस सर। किसका Yes, फॉर्मूला होता है ये, Equal to सब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसको ही तो यूज करना था बच्चा। सर इसका आंसर क्या है? आंसर क्या है, इसको सॉल्व किया किसी ने, इसका क्या आ रहा है, तब मैंने किया था, मेरा बी ऑप्शन आया था। बी ऑप्शन आया था। 29वें का यार, 29वें का आंसर कितना आना चाहिए, 100/2 में सॉल्व कर लूंगा इसको। कॉट a by 2 दे रखा है ना इसमें वैल्यू, यस सर। ए आएगा बेटा इसका, शायद 39 का ए आएगा, यस। एक बार फिर से सॉल्व करके देखना, बाकी Okay, फॉर्मूला तो ये यूज होगा। अगर आपको फॉर्मूले में डाउट है तो मतलब आई गेस होगा नहीं, वैसे तो फॉर्मूले में डाउट सॉल्व करके बताऊं क्या तुमको, बाकी या कर लोगे, सर कर लेंगे। बहुत धीरे धीरे जवाब आते हैं तुम लोगों के, हो जाएगा ना ये म्यू। यस सर। तुमको कॉट a by 2 के बराबर ही तो रखना है वो, यस सर। ठीक है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तुमको दे रखा है ना, ये मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज कॉट a by 2, तो इसको किसके इक्वल करोगे, कॉट a by 2 के। तो कॉट a by 2 क्या हो जाता है, कॉस a by 2 अपॉन साइन a by 2,
साइन ए बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला इक्वल आ जाएगा कॉस ए बाई टू। ठीक है, साइन Yes. आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना? Yes, sir. So Yes. that relationship you can use. तीसरा हुआ 13th क्वेश्चन, सॉरी B option. सेकेंड ऑप्शन 13th का क्या आ रहा है भाई सबका? सेकेंड ऑप्शन 1.3 माइक्रोन या 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ रहा होगा आंसर वैसे तुम लोगों का, तो Yes. आपको ये दिखना चाहिए कि केवल बी ऑप्शन है। माइक्रोन मतलब वही होता है माइक्रोमीटर। 1.3 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6 मीटर बोल लो या 1.3 माइक्रोन बोल लो, एक ही बात होती है। Yes, sir. ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, डिफ्रैक्शन में पढ़ा था हम लोगों ने ये, Yes, sir. है ना? दैट्स Yes, व्हाट sir. यू नीड टू यूज। ठीक है, और एन क्या होता है इसमें? ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी मिनिमम। Yes. ठीक है, तो ए साइन 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एन की जगह क्या रखोगे? 1। 1 ठीक है, और लैम्डा की जगह क्या रख दोगे? 6500। अब ये एमस्ट्रॉन्ग में है तो 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देना। ये बात तो समझ में आती होगी आप लोगों को। ठीक है, Yes, sir. बस तो फिर आ जाएगा आंसर आपका 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर आएगा, और एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। 31st हुआ Yes, sir. C 2 option is है. to 1, C is to 1। Yes. It's- ये तो हो गया होगा यार, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 5 होता है, यस सर Yes, sir. 5 नॉट। ठीक है, दैट्स दिस इज यू कैन यूज। 32nd हुआ No, sir. ये समझ लिया. बेटा, इसको है ना ध्यान से समझने का ट्राई करते हैं ना तो थोड़ा सा चमक जाता है, पर कोई बात नहीं, नहीं आया तो बता देता हूँ मैं। देखो इसमें ना ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि किस तरह का मीडियम है, सिस्टम है ए और बी। तो जैसे ए से पास किया तो ध्यान से देखो ना, पी वाला जो वेव फ्रंट है वो तुम्हारा कन्वर्ज हुआ है जब पी से क्यू जा रहे हो। ये मैंने बोला भी था, ऐसे कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स होते हैं, ये होते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स। बताया था, ये पढ़ाते वक्त रिवीजन कराते वक्त भी बताया था कि Yes. पी वाला कन्वर्ज हो रहा है क्यू में, छोटा हो रहा है ना, इसका साइज कम हो रहा है। Yes, समझ में आ रही है बात? तो ये बात तो क्लियर है कि ए वाला जो है वो कन्वर्जिंग इक्विपमेंट है या कन्वर्जिंग डिवाइस है, तो कन्वर्जेंट लेंस हो गया ये तो। Yes, sir. ठीक है, अब बी और डी में से एक आंसर आना चाहिए। अब मैं देखूंगा क्यू और आर के बीच में क्या चल रहा है। तो क्यू वाला जब बी के पास गया तो वो डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं हुआ, उसका तो डायरेक्शन ही चेंज हो गया। दिखा है सबको ये? Yes. डायरेक्शन चेंज हो गया है, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो चाहिए होता है वो केवल प्रिज्म के पास है शक्तियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी ऑप्शन। समझ में आया Okay. सबको? Yes, sir. यस Yes, सर sir. कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है आर का। कन्वर्ज या डाइवर्ज होता तो उसी लाइन में ऑपरेट होता। ठीक है, उसी Yes. एक्सिस पे ऑपरेट होता, मतलब चेंज नहीं होता एक्सिस, है ना? आगे चले। Yes, sir. यस सर 33rd 33वां सवाल, क्या आंसर आ रहा है 33वें का? और किया किसी ने? नो कोई ना, तुमने पढ़ा नहीं है अभी तो इट्स ओके, बट यू कैन यूज ए नॉट इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है, जो यहाँ पे एक्स है वो माइनस ए के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है किसी पार्टिकल के लिए, इनिशियल फेज दे रखा है 5। एसएचएम नहीं पढ़ा है अगर आपने बिल्कुल भी, या आपको समझ में नहीं आता एसएचएम, तो नहीं कर पाओगे आप ये, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी तुमको नहीं पढ़ाया, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता तुमसे। इसमें जो फेज है वो -π/2 का है, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि फेज जो है वो -π/2 का है। तो आप इसमें सोल्यूशन देख लेना, अदरवाइज वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आफ्टर, एक बार एसएचएम पढ़ने के बाद। ठीक है, आफ्टर एसएचएम इसको पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है भाई, मैं Yes, क्लास sir. में ले लूँ, क्लास में ले लूँ, क्योंकि पढ़ाना पड़ेगा बेटा मुझे पूरा एसएचएम, उसके लिए आप। अगला सवाल, कुछ देखो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, कुछ क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ना वो तो कोई से भी टॉपिक के हो, जैसे तुमने अभी कैलोरीमेट्री नहीं पढ़ी है, वेव्स नहीं पढ़ा है, एसएचएम नहीं पढ़ा है, तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, अगर नहीं भी पढ़ा है तो, अगर फॉर्मूला पता है तो, है ना? लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है जरा सा भी, तो फिर उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, फिर उस टॉपिक को पढ़े बिना नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो एटलीस्ट पेपर में जो आ रहे हैं ना अभी मॉक टेस्ट में, जो क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड है उनको जरूर अटेम्प्ट किया करो। हाँ, अगर ऐसा है कि किसी बच्चे ने एसएचएम वेव के फॉर्मूले भी नहीं पढ़े एक बार भी, तो फिर आप छोड़ दिया करो क्वेश्चन देख के।
ये समझ में आ जाता है कि कौन से चैप्टर का सवाल है या वो भी नहीं Yes, आता है? आ जाता है। Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन y इक्वल्स टू a sin स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t, ये भी SHM का ही पार्ट है बेसिकली। इसमें आपको कन्वर्ट करना अगर आ जाएगा तो आप कर लोगे सवाल को। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t है, तो आप इसमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? 1 माइनस One कॉस 2, minus मतलब cos ठीक है, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे बेसिकली। तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 बन जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका a/2 तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और आपका kx माइनस ओमेगा t तो अभी भी फेज ही रहेगा, लेकिन ओमेगा डैश जो आपकी आई है वो अब 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपका v डैश का आंसर आएगा ओमेगा अपॉन पाई। लेकिन अगेन चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, तो मैं केवल आंसर बता के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, 2 ओमेगा और ओमेगा अपॉन पाई। ओमेगा अपॉन पाई कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। a/2 एम्पलीट्यूड। लॉजिक समझ में आया? cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं। cos 2 Yes, थीटा का फॉर्मूला लगाया है साइन के टर्म्स में। साइन थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला होता है ना cos 2 थीटा का, वो यूज किया है और कुछ नहीं। आगे चले, yes, sir. 35वां सवाल। क्या आंसर है 35वें का? C option. Third. टाइम हो गया तुम्हारा, काफी टाइम लगता है इसमें डिस्कशन में। सी ऑप्शन है आंसर 35 का। Yes, sir, आ गया था। हुआ? Yes, sir. Yes, sir. 35 का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ही आ रहा है ना सबका? Yes, sir. कूल। आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. मास नंबर की सबसे ज्यादा वैल्यू, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो फॉर्मूला है या जो कॉन्सेप्ट्स है इसके, इस चैप्टर के इवन न्यूक्लियाई के सारे, वो आपको एक बार थोरोली रिवाइज करने हैं सारे, क्योंकि इन पे क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं मेनली। ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन हो गए या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, वो तभी कर पाओगे आप जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे सारे। क्या लॉजिक है इसमें वैसे, क्या कौन बताएगा क्यों है सी ऑप्शन आंसर? सर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर होती है वो जो मिडल वाले मासेस होते हैं ना, जैसे हाँ। अप टू ऑक्सीजन से लेके, तो वो ना कांस्टेंट होते हैं, मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर सबसे ज्यादा होती है। उनसे कम की आयरन की सबसे ज्यादा होती है, हाँ। और 20 से कम वालों की कम होती है क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, और हायर नंबर की भी कम होती है क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। बहुत बढ़िया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास नंबर के साथ में जो ग्राफ दिया हुआ है आपके आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, ये पढ़ा है किसी ने? देखा है वो ग्राफ? मैंने Yes, क्लास में sir. डिस्कस किया। Yes, वो भी sir. ग्राफ आपको याद है तो आपको इनफ होगा, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन। आगे चले। Yes, sir. विच Yes. स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ? यार ये तो गलत करके नहीं आया ना कोई, या हुआ नहीं हुआ ये? Sir, 36वें D. का आंसर लगा के क्या आए हो तुम लोग? तुम क्या लगा के आए हो ये बताओ? Sir, D. 36 का डी ऑप्शन। Yes, सर मैं sir. सी लगा। सी लगा के आए हो? क्यों सी क्यों लगाया? लॉजिक बताओ। सर मैंने ये सोचा कि एक गॉसियन सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज होते हैं तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना, तो फिर फील्ड कैसे यूनिफॉर्म हो सकती है। आंसर डी ऑप्शन ही है बेटा। गॉसियन सरफेस के लिए, या आपने जब गॉस लॉ भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी गॉसियन सरफेस में, वो कंटिन्यूस रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, फ्लक्स की थोड़ी बात हो रही है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूस रहती है ना, और यूनिफॉर्म भी रहती है फॉर दैट मैटर एवरी पॉइंट पे। कैसे Yes. चेंज होती है? किसमें आपने कौन सी चीज ऐसी पढ़ी है आपने जिसमें आपको लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है? बताओ मुझे। गॉसियन सरफेस लगा, गॉसियन लॉ लगा ही नहीं पाओगे आप, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट करना पड़ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पता होती है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज हो जा रही है हर जगह पे, तो कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, गॉसियन सरफेस में ये हमने, अगर आपको याद हो तो हमने गॉस लॉ लगाने के लिए कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, याद है? किसी को याद आ Yes. रहा है ऐसा कुछ? गॉस लॉ लगाने के लिए कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है, उसमें से एक है ये कंडीशन। डी ऑप्शन जो है एक कंडीशन है उनमें से। ठीक है, एक बार नोट्स रिवाइज करना, मिल जाएगा। ओके सर। मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक है क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। 37वां सवाल साउंड पढ़ने के बाद करेंगे। वैसे तो
हो जाएगा वैसे ये सवाल, इतना मुश्किल नहीं, बट फिर भी साउंड पढ़ने के बाद करें, ठीक है। यस सर। 38 छोड़ देना, जो सवाल तुमको नहीं आते अभी वो छोड़ देना। तुमको अगर डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि सर मैंने पढ़ लिया और मुझे डाउट है, लेकिन अगर नहीं आते हैं, नहीं पढ़ा है तो छोड़ देना। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे रिवीजन में तो आप कर पाओगे सवाल, ठीक है। 38 हुआ, सर डी ऑप्शन। E1 Yes, sir. इक्वल्स टू E2। 38 में स्टेटमेंट पढ़े सारे, Yes. सर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? सर डी ऑप्शन। So, A. 38 में ए ऑप्शन है बेटा आंसर। किसी का आया? Yes, sir. मेरा। एक तो दो, क्या आया? ए ऑप्शन आया है। Yes, sir. नाइस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इक्वल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर देयर सरफेसेस आर आल्सो इक्वल। तो अगर हम इसकी बात करें Q1 अपॉन Q2 कितना होना चाहिए? अगर दो अलग अलग रेडियाई है तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर होना चाहिए। Yes. अगर आप yes, रेशियो sir. निकालोगे बाकी चीजें कांस्टेंट रख के, तो ये R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर होना चाहिए। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. अब अगर आप E1 अपॉन E2 निकालोगे तो क्या बनेगा? वो K इंटू Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल्स टू, Yes, sir. सॉरी, इंटू Q2 अपॉन K इंटू R स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 स्क्वायर इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन Q2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, E1 अपॉन E2। Yes, अरे sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप लिखोगे तो आपको ये चीज दिख रही है सबको कि E1 अपॉन E2 का जब मैं रेशियो लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का, तो ये आएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यस सर। ठीक है। Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाई बाई R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? बहुत इजी सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस Yes, नहीं है, sir. ठीक है। ये बराबर ही तो आ रहा है बेटा, इक्वल टू 1 ही तो आएगा ये, क्योंकि ये तो दे रखा है आपको कि R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 है। यस सर, आगे समझ। अब समझ में आया? Yes, E1 sir. इक्वल्स टू E2 आया है यहाँ से जो मेन चीज हमें समझ में आई है वो है E1 इक्वल्स टू E2, ठीक है। अब आप बोल सकते हो that surface charge densities is equal to मतलब बराबर रहेंगे दोनों, है ना। और ये तो फॉर्मूला है तो यार, चार्ज सर्फेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये तो पता है ना, ये तो चीज। Yes, sir. ये तो इनकरेक्ट कोई करके नहीं आना चाहिए भाई। किसी ने अगर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में से कुछ भी लगाया है तो उसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट 2 को गलत बता रहा है। अब मुझे तुम खुद बताओ कि अगर ये नहीं होती सर्फेस चार्ज डेंसिटी तो क्या होती है, तुम खुद बताओ। यही होती है। हाँ, तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि भाई ये ऑप्शन आंसर है। क्या है? 39 Sir, इसका D option आया। डी थीटा ऑप्शन। शुड बी ग्रेटर देन, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, और क्रिटिकल एंगल आ रहा होगा साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4, थीटा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन D option, yes, sir. आया। Yes, sir. कैसे करेंगे? Yes, sir. साइन सी जो होता है क्रिटिकल एंगल का साइन थीटा, वो म्यू आर अपॉन म्यू डी के बराबर होता है। Yes, sir. यस कोई बहुत अलग चीजें बता दी क्या मैंने इस डिस्कशन में? ये सब चीजें तो तुमने No, पढ़ी हुई sir. ना, अधिकतर चीजें, है ना। Yes, और sir. जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा v के वेलोसिटी के। Yes, ठीक है। sir. तो आपका म्यू आर अपॉन म्यू डी आप लिख सकते हो वी अपॉन वी सी, है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए ये बात समझ में आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी उसमें लाइट की। बोलोगे Yes, कुछ? sir. कुछ बोलोगे? ठीक है, तो उसी लॉजिक को यूज करके निकाला है। साइन सी हो जाएगा 3/4, साइन सी हो जाएगा 3/4। कैसे निकाला? म्यू आर अपॉन म्यू डी की वैल्यू निकाल के। म्यू आर अपॉन म्यू डी की वैल्यू कैसे निकाली? वी डी अपॉन वी आर से। अरे वी डी अपॉन वी आर तो दे रखा है ना बेटा, वी डी यानी डेंसर मीडियम में वेलोसिटी दे रखी है, Yes, रेयर sir. मीडियम में स्पीड ये भी दे रखी है। कोई डाउट है किसी को? Sir. No, sir. सवाल नहीं। 40वां सवाल ये नहीं हुआ होगा तुमसे। Yes, sir. ये नहीं हुआ। इसमें ना एक बार है ना ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पढ़ना। बेसिकली क्या, आपने अगर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे होंगे 12th में, आपके बोर्ड्स का सवाल है ये, तो आपको पता चलेगा
और या फिर अगर आप लॉजिक वाइज समझना चाहो तो वो भी मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आप एक बार के लिए इसका सोल्यूशन जरूर पढ़ना। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे होगा ये। आपने अगर पढ़ा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्शन कैसे होते हैं और एमीटर के साथ कनेक्शन कैसे होते हैं रेजिस्टेंस वाइज, तो आप कर पाओगे। तो यहाँ पे हमको जैसे वोल्ट मीटर चाहिए, एमीटर चाहिए, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर और टेस्ट रजिस्टर और जो रजिस्टर्स हैं वो दे रखे हैं हाई और लो वैल्यू के, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस के वैल्यू दे रखे हैं। क्या आपको ये बात पता है कि वोल्ट मीटर विच इज मेड बाय कनेक्टिंग अ हाई, मतलब जो कि बनता है हाई रेजिस्टेंस से विद अ गैल्वेनोमीटर, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है टेस्ट रजिस्टर के साथ, यस सर। ठीक है। आपको वोल्ट मीटर बनाना पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर के लिए हाई रेजिस्टेंस यूज करोगे ना बेटा, लो रेजिस्टेंस तो हम Yes, एम मीटर के साथ यूज करते हैं, ये बात याद है, यस सर याद है। Yes, sir. ठीक है। और एम मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है रजिस्टर, गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है रजिस्टर एम मीटर Yes, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एमीटर बनाने के एम मीटर बनाने के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी, आप सवाल सॉल्व कर सकते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि गैल्वेनोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस में कनेक्ट करूंगा वो छोटा वाला होना चाहिए, क्योंकि एम मीटर की बात हो रही है यहाँ पे, यस सर। ठीक है। और R2 है आपका छोटा रेजिस्टेंस, दे रखा है, स्मॉल रेजिस्टेंस इज R2। तो जहां पे भी ऐसा फॉर्मेशन दिख गया वो आंसर है। ऐसा फॉर्मेशन मुझे केवल बी ऑप्शन में दिखता है। यस सर। तो और कुछ दिमाग लगाने की वैसे भी जरूरत नहीं। गैल्वेनोमीटर के साथ में जहां पे छोटा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, G2 के साथ कनेक्टेड है, वो आंसर है, ठीक है। और कोई डाउट इसमें, इस सवाल में? नो सर। भाई वोल्ट मीटर के लिए पैरेलल में कनेक्शन चाहिए, ठीक है, और एम मीटर के लिए सीरीज में चाहिए, ये तो पता होना चाहिए आपको, यस ये तो पढ़ाया भी हुआ है इनफैक्ट में। तो ये आपका लॉजिक यूज होगा इसमें। 41 हुआ, 41वां सवाल हुआ किसी से? सी ऑप्शन। 41 का आंसर क्या आ रहा है? 41 का आंसर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना चाहिए प्रोटॉन से, ये तो इलेक्ट्रॉन इज यस मोर देन प्रोटॉन। कौन सा यस ऑप्शन है? सर। सी थर्ड ऑप्शन, यस ऑप्शन। ठीक है। सॉल्व करने का तरीका, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम होता है, एच अपॉन यस पी, सर। Yes, sir. और पी को तो आप लिख दोगे MEVE MV। इलेक्ट्रॉन के लिए और MPVP प्रोटॉन के लिए। बोलो हाँ या ना? यस ठीक है। यस और एनर्जी होती है हाफ mv², तो EP अपॉन EE भी निकाल लेना, यस हाफ हाफ MPVP² अपॉन हाफ MEVE²। काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे ही लिखोगे यार, और कैसे लिखोगे, यस है ना। सर। बस ये दोनों मोमेंटम और एनर्जी दोनों चीजों का यूज करते हुए आप निकाल सकते हो रिलेशन। हाँ भाई, 42वां सवाल, 42वां सवाल हुआ। नो सर। नो सर। ओमेगा दे रखा है 100 रेडियन पर सेकंड, फाई दे रखा है π/4। ओमेगा दे रखा है 100, फाई दे रखा है π/4। यहां तक कोई डाउट? नो सर। दिखा होगा ये तो आप No, लोगों sir. को। अच्छा, Yes. करंट जो है वो लीड कर रहा है π/4 से। यस सर। तो जो सर्किट है उसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होंगे। Yes, sir. अगर लीड कर रहा होता है आपका, अगर लीड कर रहा होता है करंट, कितने भी से भी करे, अगर करंट लीड कर रहा है तो सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं। बात समझ में आई? सर्किट एंड कैपेसिटर यानी RC सर्किट होता है आपका। कौन सा सर्किट होता है? बोलो भाई। RC, sir. RC RC। सर्किट, ठीक है। अगर π/4 फाई लेके चल रहे हैं तो फिर 10 फाई कैसे निकालूंगा? 10 फाई कैसे होगा? क्या फॉर्मूला होता है आरसी सर्किट में? XC अपॉन R। अरे आरसी सर्किट में कैसे Yes. लिखूंगा 10 फाई? XC अपॉन R लिखूंगा, Yes, sir. है ना। और फाई की वैल्यू दे रखी है π/4, 10 π/4 Yes. इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? XC की वैल्यू 1/ω/c और R Yes, की sir. वैल्यू तो R ही होती है। XC ऑल्सो R के बराबर है। XC क्या R के बराबर है? XC क्या R के बराबर है या नहीं? नो भाई सर। XC लिखोगे आप 1/ω/c। ये बात समझ में आई सबको? यस सर।
ठीक है, तो वन अपॉन, हाँ बोलो ना बेटा, तो 1/ओमेगा c को आप रख दोगे ऊपर और नीचे आपने r लिख ही रखा है। ठीक है, आपको ओमेगा दे रखा है सवाल में, यस सर। c दे रखा है सवाल में, नो सर, निकालना। c दे रखा है, नहीं दे रखा? नो सर। c कैसे नहीं दे रखा यार? कैपेसिटेंस की वैल्यू तो देनी चाहिए इनको सवाल में। c निकाल लोगे? सी निकाल लोगे आप? सी तो आप निकाल लोगे, सी तो आपको निकालना है सच्ची, हाँ सी तो आपको निकालना ही है, सी थोड़ी देंगे। ठीक है, तो सी को आपको निकालना है तो आप फॉर्मूले में पुट करो डायरेक्ट 1/ओमेगा c डिवाइडेड बाय r। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी निकालना है, r की वैल्यू भी निकालनी है। यस सर। Yes. ठीक है, तो tan phi इक्वल्स टू xc अपॉन r। tan pi बाय 4 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, tan pi बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। तो इससे आ तो गया xc इक्वल्स टू r। क्या है यार तुम, tan pi बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो इससे आ तो गया xc इक्वल्स टू r। यस नहीं सर। समझ में आया? आ गया नहीं समझ सर। में आया? आ गया? यस सर। यस सर। अब कर लेंगे आप लोग? यस सर। Yes, sir. ओमेगा तो दे रखा है ना बेटा? यस ठीक है, सर। नाउ यू कैन पुट ऑप्शंस एंड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। 43वां सवाल, ये अच्छा सवाल था यार, ये तो करना तो चाहिए था आपको, मजा आ जाता है इसको करके। y इक्वल्स टू bx स्क्वायर दे रखा है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। नहीं समझ में आया? क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है ना x डायरेक्शन में, वेलोसिटी का यस सर। कंपोनेंट निकालना है ना x डायरेक्शन में, और y और x तो दोनों आपके डिस्टेंसेस हैं भाई। y और x कोई आपकी वेलोसिटीज थोड़ी दी हुई है, क्या दे रखा है आपको y और x? एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है ना, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे रखी है बेसिकली, है ना। तो y और x को आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वेलोसिटीज मिलेगी। तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dt। ये यस क्या बन सर। जाएगा, 2bx, और x को भी डिफरेंशिएट करने पड़ेगा ना t के रिस्पेक्ट में, चेन रूल। यस सर। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी आई वेलोसिटी vy इक्वल्स टू 2bx vx। क्या बनी ये, vy इक्वल्स टू 2bx इंटू vx। इसको फिर से डिफरेंशिएट करना टू फाइंड द एक्सेलरेशन, फिर से डिफरेंशिएट करना इसको टू फाइंड द एक्सेलरेशन। dvy by dt इक्वल्स टू 2b vx इंटू dx by dt प्लस 2bx इंटू dvz by dt, सॉरी dvx by dt। दो बार होगा ना इस बार। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का नाम सुना है? जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं और उनको डिफरेंशिएट करना होता है तो कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द एक्सेलरेशन, तब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो जो dvy आएगा, dv बाई dt, वो आएगा 2b vx स्क्वायर के बराबर। जो बोल रहा हूं उसमें से कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो पूछ लो। नो सर। क्या नो सर? क्या मतलब आ गया है समझ। डिफरेंशिएट कर लोगे ना बेटा, प्रोडक्ट रूल Yes, रहेगा, sir. ये भी बता दिया है मैंने आपको ना, 2b vx स्क्वायर के बराबर आ जाएगा vy। ठीक है, एक बार आपको पहले वाला को 2b vx को कांस्टेंट रख के x को डिफरेंशिएट कर लोगे dx बाई dt, और एक बार Yes. x को कांस्टेंट रख के vy को डिफरेंशिएट कर लोगे, सॉरी vx को डिफरेंशिएट कर लोगे dvx बाई dt, है ना, ऐसे होता है प्रोडक्ट रूल। इससे आपका आ जाएगा आंसर vx का। ठीक है, बेसिकली एक्सेलरेशन इसलिए निकाला है क्योंकि उसको चाहिए ही एक्सेलरेशन की टर्म्स में था। नहीं समझ में आया बेटा? आ गया। एक्सेलरेशन ए दे रखा है ना सवाल में, तो एक्सेलरेशन की टर्म्स में आंसर चाहिए था, इसलिए हमने दोबारा अगेन डिफरेंशिएट करा है। पॉइंट समझ में आया मेरा? यस सर। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूं मैं, इसका आंसर आएगा अंडर रूट a बाई 2b। कहाँ गया बी ऑप्शन? 44th और 45th, 44th और 45th। तो 44 वाला नहीं हुआ। 44th वाला नहीं हुआ नो सर। बेटा? एक स्प्रिंग लगी हुई है, एक ब्लॉक के साथ में कनेक्टेड है, स्प्रिंग ब्लॉक के साथ में कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपकी ऑसिलेट कर रही है इन सर्कुलर पाथ, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि द अदर पर्टिकुलर पॉइंट ए, इफ द ब्लॉक मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ये ब्लॉक जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो इसकी लेंथ है ना, एक्सटेंडेड लेंथ,
वो इसकी रेडियस बन जाएगी सर्कुलर पाथ की, क्योंकि अगर इसके किसी पॉइंट के अबाउट इसको सर्कुलर मोशन करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर किसी पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करना है तो वो पॉइंट ही तो सेंटर बनेगा। यस सर। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? अगर कोई पॉइंट के अबाउट आपका ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पॉइंट ही तो उसका बन जाएगा सेंटर, है ना? यस सर। और उस पॉइंट से लेकर ब्लॉक तक की लेंथ को आप रेडियस बोल सकते हो, इज दैट राइट? यस सर। है ना? तो ये पॉइंट तक की जो लेंथ है, ये पॉइंट है आपका जिस पॉइंट के अबाउट आपका ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है, इससे ब्लॉक तक की लेंथ आपकी स्प्रिंग की लेंथ नहीं होगी, एक्सटेंडेड लेंथ होगी। समझ में आया? जो एक्सटेंशन आया ना आपकी लेंथ में, यस सर। वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 0.2 तो आप लिखोगे सही, उसमें आपको Yes. जो एक्सटेंशन है ना वो भी ऐड करना पड़ेगा टोटल 0.2 प्लस x। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ केमिस्ट्री के, आप ये ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, यस सर। इस डायरेक्शन में kx होता है एक्सटेंशन sir. पे जो आता है। एक इसमें Yes. लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। कौन सा फोर्स लगेगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्सेस भी तो आ जाएंगे सर्कुलर Yes, पाथ sir. में घुमाने के लिए उसको, और दोनों को बराबर होना पड़ेगा तभी जाके घूम पाएगा वो। ठीक है। और जो टेंशन है आपकी वो और कुछ नहीं है, के एक्स ही है। टेंशन इज नथिंग बट द दिस वन, के एक्स फोर्स। Yes. दिस इज द टेंशन जो आपको निकालनी है सवाल में, जो पूछ रहा है वो कि टेंशन कितनी आएगी स्प्रिंग। तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर को के एक्स के इक्वेट करना है बस, और कुछ नहीं है करना। ठीक है। आर की वैल्यू बता ही चुका हूं मैं, कितनी है आर की वैल्यू? 0.2 प्लस एक्स। ठीक है। और क्या क्या, और क्या बताऊं? बताओ। के की वैल्यू दे रखी है, Yes, sir. कितनी दे रखी के की वैल्यू? 7.5। 7.5. तो क्या बन जाएगा ये? 7.5x इक्वल्स टू, m की जगह क्या रखोगे? 1/10। ये समझ में आया? Yes, sir. 100 ग्राम है ना बेटा, किलोग्राम थोड़ी है, Yes, sir. Yes, sir. है ना? और r की जगह क्या रखोगे? सॉरी, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? 5 का स्क्वायर ना, 5 Yes, sir. रेडियन पर सेकंड दे रखा है ना, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये आ जाएगा 0.2 प्लस एक्स। आर की जगह क्या आ जाएगा? 0.2 प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन को मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हो। Yes, sir. कर लोगे बच्चा? Yes, sir. कि इधर भी x है इधर भी x है, सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, x की वैल्यू आएगी 1/10, एंड देन यू विल बी एबल टू से कि आपका जो टेंशन है के x की वैल्यू है वो है 0.75 मीटर। ठीक है। Okay. क्योंकि k दे रखा है। 45th व्हाट अबाउट 45th? Sir, इसका second option. आइसोथर्मल प्रोसेस है तो एओसी आइसोथर्मल है अगर, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो दोनों पे टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। बोलो Yes, हाँ या ना? sir. ठीक है। एरिया अंडर द कर्व जो देगा आपको, वो दे देगा आपको हीट रीजन, क्योंकि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी क्यू शुड बी इक्वल टू डी डब्ल्यू। इंटरनल Yes, एनर्जी sir. जीरो हो जाती है आइसोथर्मल में, बताया Yes, था sir. मैंने, ये नोट्स में भी लिखा था आपके। इंटरनल एनर्जी का चेंज तो जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू बोल देंगे। तो जो हीट है टोटल, वो आप वर्क डन भी बोल सकते हो। तो वर्क डन तो आपको पता ही है, पीवी कर्व का एरिया अंडर द कर्व होता है, Yes. राइट? और एओसी के अंडर जो एरिया है वो जब सबसे ज्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। है ना? एओसी का सबसे ज्यादा होगा हीट, क्योंकि वर्क भी सबसे ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस Yes, सर। sir. नहीं आई तो पूछ लो यार, परेशान मत हो। जो समझाया आगे वो फिर समझ में आगे। आया। मैक्सिमम अलोंग द कर्व एओसी है, इसलिए आंसर भी वही है, एरिया अंडर द कर्व होता है वर्क डन, राइट? चलो भाई, Yes, sir. इतना ही था। अब बताओ मुझे कितने सवाल हो सकते थे इसमें से? 60% सवाल थे करने लायक। Yes, sir. यस। Yes, sir. ऐसे ही ऐसर ऐसर बोलते रहते हो, पता नहीं यार। डिस्कशन स्ट्रेच हो गया है, लेकिन आई गेस वर्थ इट था, है ना? Yes, sir. फायदा हुआ थोड़ा। यस Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, इसको दोबारा प्रैक्टिस करना है इस टेस्ट को, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन अपकमिंग टेस्ट, अगर आप इन टेस्ट को सीरियसली लेके रिवीजन भी करते हो इनका। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। Yes, sir. हाँ जी।
सर ये पीडीएफ थोड़ा जल्दी शेयर कर दोगे? अभी कर दो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, गुड नाइट।